कैसे हो, कोई संविधान सफल कैसे हो, सबसे बड़ी समस्या अब यह है। अगर मैं अगर इसे दूसरे शब्दों में बताने का प्रयास करूं कि सोचिए, अगर कोई अलोकप्रिय नेता, कोई सैनिक तानाशाह अगर संविधान बनाया है तो क्या वह संविधान चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, यह निर्भर करता है कि वह सफल होगा कि नहीं सफल होगा। तो अगले पॉइंट नंबर 7 में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कोई संविधान सफल कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी कसौटियां हैं कि संविधान जो है, हाँ, माना जाएगा कि यह संविधान सफल हो जाएगा। तो इसमें हम 7वें पॉइंट के रूप में इसे देखेंगे। इसमें अगर थोड़ी से अंदर की बात हम करें, बस मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि संविधान कैसे सफल होगा, उसके लिए क्या क्या कसौटियां होनी चाहिए। मसलन संविधान कोई कैसे अस्तित्व में आया, इसे किसने बनाया, इसे जिसने बनाया उसे इसे बनाने की कितनी शक्तियां प्राप्त थी। इसे मैं कीवर्ड के रूप में लिखूंगा, संविधान कैसे अस्तित्व में आया। संविधान कैसे अस्तित्व में आया, कैसे संविधान कैसे अस्तित्व में आया, इसे किसने बनाया, जिसने इसे बनाया उसे बनाने की इसे कितनी शक्ति प्राप्त थी। इसे किसने बनाया, इसे किसने बनाया, जिसने इसे बनाया उसे इसे बनाने की कितनी शक्ति प्राप्त थी। जिसने इसे बनाया, जिसने इसे बनाया, जिसने इसे बनाया उसे इसे बनाने की कितनी शक्ति प्राप्त थी। इसे बनाने की कितनी शक्ति प्राप्त थी, कितनी शक्ति प्राप्त थी। अधिकतर देशों के संविधान केवल इसलिए निष्प्रभावी हो जाते हैं कि ये ऐसे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। अगर वो संविधान बनाएंगे तो वो संविधान निष्प्रभावी होंगे ही होंगे। फिर से, अधिकतर देशों के संविधान केवल इसलिए निष्प्रभावी होते हैं कि वे ऐसे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। अधिकतर देशों के संविधान अधिकतर देशों के संविधान अधिकतर देशों के संविधान केवल इसलिए निष्प्रभावी हुए कि इसे ऐसे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया था जिनके पास समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। देशों के संविधान निष्प्रभावी हुए क्योंकि वे ऐसे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए जिनके पास समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी।
जिनके पास समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, क्योंकि ये तीनों ही संविधान अपने देश के सफल राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे हैं। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, क्योंकि ये तीनों ही संविधान अपने अपने देशों के सफल राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे हैं, क्योंकि इन देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता थी। संविधान की सफलता के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का कितना महत्व है। जो संविधान निर्माता थे, अर्थात वो कभी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता भी थे, उन लोगों में समाज के साथ सीधा संवाद कायम करने एवं उनके साथ जो है उनका विश्वास प्राप्त करने में ये संविधान निर्माता, ये प्रणेता, वे माहिर थे। इसलिए हमारे देश का संविधान सफल हुआ। तो इसे हम कीवर्ड के रूप में आगे क्या बढ़ाएंगे कि विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में, सर्वाधिक सफल संविधानों में, सफल संविधानों में भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये ऐसे संविधान थे जो अपने देश के सफल राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे थे। अपने अपने देशों के सफल राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में या इन सभी देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता थी। इन राष्ट्रीय आंदोलनों में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता थी। देखिए, मैं बस इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार संविधान कोई कैसे सफल होता है, इसे किन लोगों ने बनाया है, इस पर बहुत यह निर्भर करता है। भारत के संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ के सफल राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जो है ये संविधान बनाया, क्योंकि इन नेताओं के पास समाज के सभी वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका आदर प्राप्त करने की योग्यता थी। भारत के जो है लोकप्रिय नेता जो थे, उनके पास
सभी वर्गों के साथ सीधा संवाद करने की क्षमता थी, संवाद करने की क्षमता थी, और जनता का अटूट विश्वास था इन नेताओं में। जनता का अटूट विश्वास था इन नेताओं में। संविधान निर्माताओं ने जनता को यह समझाने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली कि ये जो संविधान हम बना रहे हैं ये हमारी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं है, हम जनता की भलाई के लिए ये संविधान बना रहे हैं। तो इसमें अगले कीवर्ड के रूप में हम क्या लिखेंगे कि संविधान निर्माता लोगों को समझाने में सफल रहे कि यह जन भावना से प्रेरित काम है, जन भावना से प्रेरित काम है। देखिए, बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार अगर संविधान अलोकप्रिय नेता सैनिक तानाशाह बनाएंगे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, लेकिन अगर संविधान लोकप्रिय नेता बनाएंगे जनता का जिनमें विश्वास है तो वैसा संविधान जो है वो काफी आगे चलेगा, उसके सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अलग अलग देशों ने अपने संविधान के पक्ष में पूर्ण जनमत संग्रह कराया, अलग अलग देशों ने अपने संविधान के संदर्भ में पूर्ण जनमत संग्रह कराया, लेकिन भारत में ऐसा जनमत संग्रह नहीं हुआ था। लेकिन संविधान सभा को जनता की प्रबल शक्ति प्राप्त थी। संविधान सभा को जनता की प्रबल शक्ति, संविधान सभा को जनता की प्रबल शक्ति प्राप्त थी। संविधान सभा को जनता की प्रबल शक्ति प्राप्त थी। बस बताने का इतना ही कहना है कि संविधान जो है कौन लोग बना रहे हैं, वे कितने प्रभावी हैं, इससे संविधान के सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात संविधान किसने बनाया, वे कितने प्रभावी हैं, इससे संविधान की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इससे संविधान की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो 7 पॉइंट के माध्यम से अभी तक हम केवल इस स्थिति में आप पहुंचे हैं कि किस प्रकार संविधान सफल होने के लिए उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है। पहली बुनियादी शर्त मिल चुकी है कि संविधान किसने बनाया। सोचिए थोड़ा सा, और अगर संविधान में कुछ इस तरीके की बातें हों कि बहुसंख्यकों को इजाजत दे दी गई है कि वो अल्पसंख्यकों का शोषण करें, तो अल्पसंख्यकों के पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसी तरह संविधान में छोटे छोटे समूहों को अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं, अतिरिक्त जो है सुविधाएं दी जा रही हैं,
इससे सामान्य जनता में भी संविधान का आदर नहीं रहेगा। अगर किसी समूह को यह लग रहा है कि संविधान के माध्यम से उनके समूह की पहचान को दबाया जा रहा है, तो वो समूह भी जो है संविधान को मानेगा नहीं, उसे नहीं मानेगा, उसके पास उसे मानने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। लेकिन वह संविधान जो अपने सभी नागरिकों के जो है अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी समानता का जितनी अधिक रक्षा करेगा, उस संविधान के सफल होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा कारण दे दे जिससे वह संविधान का आदर करे। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान को लोग माने, इसके लिए संविधान के प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य दे दें जिससे वह संविधान को माने। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह संविधान समूह के किसी विशेष खंड को ही अधिक जो है लाभ पहुंचा रहा है, तो समूह के शेष खंड जो है वह उस संविधान को नहीं मानेंगे। तो इसमें हम 8वें पॉइंट में हम देख रहे हैं, ये दूसरी कसौटी है कि संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी। ये 8वां पॉइंट क्या है? क्या संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी? संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी, होने की दूसरी कसौटी, संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी क्या है? मैं इसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर बहुसंख्यकों को ये इजाजत दे दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों का शोषण करें, तो अल्पसंख्यकों के पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। तो इसे हम कीवर्ड के रूप में लिखेंगे। इस कीवर्ड के माध्यम से आप अपने सेंटेंस को बनाते जाएंगे। तो इसमें इसे मैं कीवर्ड के रूप में लिखूं कि यदि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का शोषण करने की छूट मिले, तो अल्पसंख्यकों के पास संविधान को मानने का कोई भी कारण नहीं होगा। इसी तरह यदि संविधान में छोटे छोटे समूह की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें जो है अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो जनता उस संविधान को नहीं मानेगी। इसी तरह छोटे समूहों को अतिरिक्त छोटे छोटे समूह को अतिरिक्त शक्तियां, अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो जनता को संविधान को जो है मानने का कोई कारण नहीं रह पाएगा। जनता जो है ऐसे संविधान को फिर क्यों मानेगी? इसी तरह यदि किसी समूह को ऐसा लग रहा है कि संविधान के माध्यम से उसके पहचान को दबाया जा रहा है, तो उस समूह को भी कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान को माने। किसी समूह की पहचान दबाई जा रही है, किसी समूह की पहचान दबाई जा रही है,
तो यह समूह भी उस संविधान को नहीं मानेगा। तो फिर संविधान सफल कैसे होगा? वह संविधान अधिक सफल होगा जो अपने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता जैसे कुछ बुनियादी अधिकार अधिक से अधिक उपलब्ध कराए। दूसरे संदर्भ में संविधान जो है वह प्रत्येक नागरिक को कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य दे दे जिससे जो है वह संविधान को माने। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह संविधान अधिक सफल होता, वह संविधान अधिक सफल होगा जो अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता जैसी सहूलियतें प्रदान करे। जो अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता जैसी सहूलियतें प्रदान करे। तो कहने का मतलब निष्कर्ष में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, निष्कर्ष केवल इतना ही है कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा कारण दे दे कि वह संविधान का आदर करे। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कारण अवश्य दे दे ताकि वह संविधान का पालन करे, उसका आदर करे। देखिए, हम अभी तक इस स्थिति में आ चुके हैं कि किसी भी संविधान को सफल होने की पहली ही कसौटी यह थी कि संविधान कौन लोग बना रहे हैं, वे कितने प्रभावशाली हैं। संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी यह हो चुकी है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को कोई न कोई ऐसा कारण दे दे, वह कुछ न कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार दे ताकि प्रत्येक नागरिक उसका सम्मान करे। इसी तरह संविधान के सफल होने की कुछ और भी कसौटियां हैं। थोड़ी सी अगर एक हम और कल्पना करें कि ये पॉइंट नंबर 9 होगा कि हम एक थोड़ी सी कल्पना में जाएं कि हमारे पास विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, न जाने कितनी कितनी संस्थाएं संविधान के माध्यम से हैं। हमारे पास विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, न जाने कितनी कितनी संस्थाएं हैं संविधान के माध्यम से, और संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन सोचिए, निर्वाचन आयोग का काम यह है कि समय समय पर चुनाव करवाना, चुनाव की तारीखें क्या है उसे वो घोषित करती है, ये निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन अगर यह काम कार्यपालिका करने लगे, अर्थात मंत्री परिषद करने लगे, मतलब विदेश मंत्री जो है वो लगे चुनाव की तारीखों का ऐलान करने, गृह मंत्री लगे जो है वो चुनाव के परिणाम क्या है उसका वो ऐलान करने लगे, तो इससे होता क्या है कि एक जो है संविधान के माध्यम से जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो है अनियंत्रण वाली भावना आ जाती है। तो इससे भी संविधान चल नहीं पाएगा। अर्थात एक संस्था जब दूसरी संस्था की शक्तियों को अर्जित करना शुरू कर देगी तो इससे तानाशाही वाली स्थिति आ जाती है। तो इससे स्थिति किस तरफ मुड़ेगी? मध्यकाल की तरफ मुड़ने लगेगी, प्राचीन काल की तरफ मुड़ने लगेगी, कि जब एक ही संस्था के पास सभी प्रकार की शक्तियां थी, वही विधायिका था, वही कार्यपालिका था, वही न्यायपालिका था। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान के सफल होने की
तीसरी कसौटी यह है कि संविधान के माध्यम से जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा हो और किसी भी एक संस्था के पास जो है सारी शक्तियों का जो है वो सारी शक्तियां उधर न जाएं। अगर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है तो इससे जो है संविधान के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलने का ये प्रयास करूं कि जो है संविधान को जनता ही नहीं वरन एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है। संविधान को जनता ही नहीं अपितु एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। इसीलिए तो संविधान में विभिन्न संस्थाओं का संतुलन रहता है, उनकी शक्तियों का पृथक्करण रहता है, ताकि कोई एक संस्था किसी दूसरे संस्था की शक्तियों को अर्जित न कर ले। तो इसमें मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि इसी प्रकार ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस तरह बांट दिया जाता है कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न करे। शक्तियों को इस तरह बांट दिया जाता है, इस तरह बांट दिया जाता है कि कोई एक समूह जो है वह संविधान को नष्ट न करे, कोई एक समूह संविधान को नष्ट न करे। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि संविधान की रूपरेखा बनाने में शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। संविधान की रूपरेखा बनाने में शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। मैं इसका आपको उदाहरण दे चुका हूं कि किस प्रकार भारतीय संविधान के संदर्भ में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग की अपनी कुछ विशेषता है, वो समय समय पर चुनाव करवाती है, विभिन्न लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का चुनाव करवाती है। लेकिन अगर ये चुनाव करवाने का काम विदेश मंत्री करने लगे, गृह मंत्री करने लगे, जो है ट्रेड मंत्री करने लगे, वाणिज्य मंत्री अगर करने लगे, तो ऐसी स्थिति में फिर निर्वाचन आयोग का फिर कार्य क्या रह जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए जो है संविधान में जो है यह व्याख्या है कि इस स्थिति को रोकती है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। और संविधान की व्याख्या क्या है कि वह शक्तियों का बंटवारा जो है विभिन्न संस्थाओं में किया गया है। बस निष्कर्ष में इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि तानाशाही से बचा जा सकता है, तानाशाही से बचा जा सकता
है। देखिए, संविधान के सफल होने की पहली कसौटी क्या थी कि संविधान किसने बनाया, कितने लोकप्रिय थे। संविधान के सफल होने की दूसरी कसौटी क्या थी कि उसमें नागरिकों के कुछ मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार थे, ताकि प्रत्येक नागरिक जो है वह उसे कोई न कोई कारण मिल जाए कि वह संविधान का आदर करे। इसी तरीके से संविधान को जो है सफल होने की तीसरी कसौटी हमने ये देख लिया कि संस्थाओं की रूपरेखा जो है इस तरीके से हो कि शक्ति का विभाजन उसमें शामिल हो। इसी तरीके से संविधान के सफल होने की एक अलग कसौटी के रूप में हम देखते हैं कि संविधान कितना सरल है या कितना कठोर है। थोड़ी सी अगर एक बात हम ये समझने का प्रयास करें कि अगर संविधान बहुत जो है, अगर संविधान बहुत सरल है, संविधान बहुत अगर आपका बहुत नमनीयता वाली स्थिति है संविधान में, तो वह संविधान किसी भी रूप में जो है अपने समूह की जो है रक्षा नहीं कर पाएगा। वह संविधान किसी भी स्थिति में अपने समूह की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि सोचिए, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था तो अनुच्छेद 21 में क्या बातें थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है। केवल इतना ही अधिकार था, इस अधिकार का बहुत विस्तार नहीं किया गया था। लेकिन आज इस अनुच्छेद का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है। अब तो लोगों को स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सोने का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो कहने का मतलब